हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं 2017 में रिलीज हुई साउथ कोरियन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी फॉरगॉटन को एक्सप्लेन करूंगी, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.4 आउट ऑफ 10। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है जिन सियोक नाम के एक लड़के को दिखाते हुए, जो कि अपने फादर, मदर और अपने बड़े भाई यो सियोक के साथ एक कार में कहीं जा रहा था। जिन कार के पीछे सो रहा था, अचानक से उसकी आंख खुलती है और हम देखते हैं एक हैप्पी फैमिली को जो एक नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। इस घर को जिन ने कभी देखा नहीं था, पर उसे लगता है कि वो यहाँ पहले भी आ चुका है। जिनका बड़ा भाई यो, जो कि हर जगह से ऑलराउंडर था, चाहे पढ़ाई हो या फिर खेल, वो हर जगह नंबर 1 था। जिनके लिए यो उसका आइडल था। यो को किसी भी नशे की लत नहीं थी। जो भी उससे मिलता था वो उसे प्रभावित होता था। पर 1 साल पहले एक एक्सीडेंट में यो के पैरों में चोट लगने की वजह से वो लंगड़ा के चलने लगा था। पर फिर भी जिनके नजरों में उसका बड़ा भाई हीरो था। खैर, हम आगे देखते हैं कि उनके घर में सामान शिफ्टिंग का काम चल रहा था और यो एक कैलेंडर दीवार पर लगाता है जिसमें डेट था 5 ऑफ मई 1997। कहानी आगे बढ़ती है जहां जिन को पता चलता है उसे उसके बड़े भाई के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि पुराने ओनर ने अपना सामान उस घर के एक रूम में रखा हुआ था, जो कि वो कुछ समय बाद ले जाने वाला था। तभी एक आदमी जो कि शिफ्टिंग के लिए वहां आया था, वो जिन से पूछता है कि क्या सच में यो उसका बड़ा भाई है, जिसपे जिन उसे बताता है कि उसके भाई और उसमें सिमिलैरिटीज नहीं है, पर सच में वो उसका बड़ा भाई ही है। वो आदमी उससे कुछ आगे पूछता, तभी यो आके उसे नीचे काम के लिए भेज देता है। आगे हम देखते हैं कि जिन हाइपर सेंसिटिविटी से सफर कर रहा था, जिसके लिए उसकी दवाइयां भी चल रही थी। उसे रात में अजीब सपने आते थे जहां उसे कोई मारता था और टॉर्चर करता था। खैर, उस रात जब वो सब मिलके खाना खा रहे थे, तब जिन को ऊपर वाले कमरे से एक आवाज आती है। ये वही कमरा था जो बंद था, पर उसके पेरेंट्स और उसके भाई को कुछ नहीं सुनाई देता। उन्हें लगता है कि बाहर बारिश और बिजली कड़कने की आवाज होगी, जो कि जिन ने सुनी होगी। आगे हम देखते हैं कि जिन, जो कि अपने पढ़ाई पर पूरा फोकस करता है और रात में सोने से पहले गाने सुनता है, वहीं यो जल्दी सो गया था। तभी जिन को फिर से उस बंद कमरे से आवाजें सुनाई देती हैं। वो उठ के उस कमरे को खोलने ही वाला था कि उसका भाई आके उसे रोकता है और याद दिलाता है कि उसके फादर ने इस कमरे में जाने के लिए मना किया था। जिन उसे बोलता है कि उसे फिर से यहाँ से आवाज सुनाई दे रही है। यो उसे कहता है कि उसे फ्रेश एयर की जरूरत है। वो दोनों घर से निकल के कहीं दूर जाते हैं। दोनों भाई वहाँ खड़े होके बातें कर रहे थे। तभी यो को उनके फादर का फोन आता है और वो जिन को वहाँ छोड़ के वहाँ से जाने लगता है। रास्ते में यो को कुछ गुंडे आके अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। ये सब जिन देख लेता है। वो अपने भाई को बचाने के लिए भागता है, पर काफी देर हो चुकी थी। वो गुंडे उसके भाई को लेके निकल गए थे, पर जिन ने उस कार के नंबर को याद कर लिया था। वो घर पर जाके अपने पेरेंट्स को सब बताता है। नेक्स्ट डे पुलिस आके पूछताछ करती है। जिन उन्हें उस गाड़ी का नंबर बताता है, पर वो डिटेक्टिव्स उसे कहते हैं कि इस नंबर का कोई भी कार यहाँ रजिस्टर ही नहीं है। वो उसे कहते हैं बारिश में शायद उसने गलत देख लिया होगा। इसके बाद कई दिन गुजर जाते हैं, पर उसके भाई की कोई खबर नहीं मिलती। फिर अचानक 19 दिन बाद यो घर वापस आ गया था, पर उसे कुछ याद नहीं था कि उसके साथ उन 19 दिनों में क्या हुआ था। जिन अपने भाई को वापस देख के खुश था, पर उस रात जिन नोटिस करता है कि यो घर से बाहर कहीं गया था, पर सुबह वो अपने बेड पर ही था। जिन उससे पूछता है कि तुम कहाँ गए थे कल रात, पर यो उसे कहता है कि वो तो पूरी रात अपने बेड पे ही सो रहा था। आगे जिन नोटिस करता है कि यो अपने दोनों पैरों से चलने लगा है, पर यो के उसे ये समझाने से कि उसने गलत देखा है, वो सारी बातें इग्नोर कर देता है। हम आगे देखते हैं कि उस रात जिन पढ़ते पढ़ते अपने टेबल पर ही सो जाता है। यो उसके आंखों के सामने एक पेंसिल को तब तक क्लिक करता जाता है जब तक कि वो लीड पेंसिल से निकल के गिर नहीं जाती।
उसे लगता है कि जिन सो रहा है पर जिन जाग रहा था। वो अपने भाई का पीछा करता है, जहाँ वो देखता है कि उसका भाई स्मोक करने लगा है और उसके पैरों का चोट भी ठीक हो चुका था और वो नॉर्मली चल रहा था। वो आगे देखता है कि उसका भाई दो लोगों से मिलता है जो उसे बॉस कह के बुला रहे थे और वो दोनों और कोई नहीं, वही डिटेक्टिव्स थे जो यो के मिसिंग इन्वेस्टिगेशन को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। जिन अपने भाई का पीछा करता है पर उसे वो दोनों नकली डिटेक्टिव्स पकड़ लेते हैं। वो उनसे बच के भागता है पर यो उसे पकड़ के बेहोश कर देता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो उसी टेबल पे सो रहा था और उसका भाई अपने बेड पे सो रहा था। वो अपने भाई से डर के बाथरूम में खुद को लॉक कर लेता है। यो उसे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो उसे बताता है उसे सब याद है कि उसने कैसे कल रात उसके आंखों के सामने पेंसिल को तब तक क्लिक किया जब तक वो लीड टूट नहीं गई और उसने कल रात को उसका पीछा भी किया था और वो उन्हीं दो डिटेक्टिव्स के साथ बात कर रहा था। वो पूछता है तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया है। यो उसे समझाता है जो वो बोल रहा है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ देर बाद जिन बाथरूम से बाहर आता है तब यो उसे बताता है कि उसने कल अपनी दवाई नहीं ली होगी, जिसके वजह से उसने जो भी कल देखा वो उसने अपने सपनों में देखा होगा। वो उसे बताता है कि वो पेंसिल, वो टैक्सी जिससे तुमने मेरा पीछा किया, वो आदमी, ये सब कुछ हुआ ही नहीं, वो सब तुमने सपने में देखा। जिन रियलाइज करता है सच में उसने कल अपनी दवाई नहीं ली थी। अब उसे भी लगने लगा था कि उसने ये सब सपने में ही देखा होगा। पर कुछ देर बाद जब यो घर से निकल जाता है तब जिन रियलाइज करता है कि कल उसने जो भी देखा वो सच था। उसे उसके टेबल पर से वही पेंसिल की लीड मिलती है और वो ये भी रियलाइज करता है कि उसने टैक्सी में पीछा करने वाली बात उसे बताई ही नहीं थी। तो यो को कैसे पता चला? उसे समझ आ गया था किडनैपिंग के बाद जो यो वापस आया है वो उसका भाई नहीं है। वो ये सारी बात अपनी माँ को बताता है। उसकी माँ कहती है कि ये बात उनके फादर को बतानी चाहिए, पर जिन कहता है कि अगर आज रात भी यो बाहर गया तो वो फादर के साथ उसका पीछा करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन अपने कमरे में बैठा था उसे उस बंद कमरे से फिर से आवाजें सुनाई देती हैं। इस बार वो अंदर जाता है और वहाँ उसे उसके भाई की लाश लटकी मिलती है। इसके बाद उसकी आँख खुल जाती है और वो रियलाइज करता है कि वो एक सपना था। वो नीचे पानी पीने आता है जहाँ वो अपने माँ को उसके भाई से बात करते सुन लेता है, जो उसे बता रही थी कि जिन को हम सब पर शक होने लगा है। तभी उसकी माँ को शक होता है कि जिन उसकी बात सुन रहा है, पर जिन बाहर छुप जाता है। अब उसकी माँ उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। वो किसी तरह से अपने कमरे तक पहुँचता है, पर अब उसे पता था कि जो लोग उसकी फैमिली होने का दावा कर रहे हैं वो असल में उसकी फैमिली है ही नहीं। वो अपने घर से भागने की कोशिश करता है, पर बाहर उसे उसके फादर मिलते हैं। वो वहाँ से भागता है, पर एक आदमी उसका पीछा करता है जो कि उसके माँ ने बुलाया था। पर रास्ते में जिन एक पुलिस वैन से टकरा जाता है, जिसे देख वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। पुलिस स्टेशन में जिन को पता चलता है कि ये साल 1997 नहीं 2017 है और वो 21 साल का नहीं 41 का हो चुका है। वो वहाँ लोगों को एंड्रॉइड फोन यूज करते देखता है और एलईडी टीवी देखता है, जहाँ वो ये रियलाइज करता है कि सच में वो 41 का है। यहाँ हम जान पाते हैं शिफ्टिंग करने वाले आदमी ने क्यों जिन से ये बात पूछी थी कि सच में यो उसका बड़ा भाई है। पर यो वहाँ सही टाइम पे आ जाता है और उसे नीचे भेज देता है। इसके बाद वो वापस घर लौटता है ये जानने के लिए कि उन लोगों ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो उस बंद कमरे में जाता है जहाँ पे एक मर्डर को रिक्रिएट किया गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। तभी यो वहाँ आके उसे बताता है 20 साल पहले ऐसे ही घर में एक औरत और उसकी बेटी का मर्डर हुआ था और पुलिस मर्डरर का पता नहीं लगा पाई थी। सालों बीतने के बाद उस फैमिली के किसी ने प्राइवेटली इस केस को इन्वेस्टिगेट करवाया, जिससे पता चला कि तुमने उन लोगों को मारा था, पर तुम्हें पकड़ के टॉर्चर करने के बाद भी तुमसे कुछ पता नहीं चल पाया क्योंकि तुमने अपनी याददाश्त खो दी थी। यहाँ हमें ये पता चलता है कि जिन अपने सपनों में खुद को टॉर्चर होते हुए जो देखता था वो उसके इसी पास्ट का एक हिस्सा था। आगे यो बताता है कि डॉक्टरों ने तुम्हें चेक किया और बताया कि तुमने अपने लाइफ में पेनफुल मेमोरीज को डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं है। इसलिए तुम्हें हिप्नोटाइज करके हम तुम्हें तुम्हारे पिछले
लाइफ में लेके गए जहाँ तुम्हारी लाइफ नॉर्मल थी और तुम खुश थे, ताकि हम फिर से उस मर्डर वाली रात को रिक्रिएट कर सके और तुम्हारी मेमोरी वापस आ सके और तुम हमें सब कुछ सच बता सको। हम यहाँ ये भी जान पाते हैं कि जो आदमी उसके फादर होने का रोल प्ले कर रहा था वो एक हिप्नोसिस्ट था और कैसे उसने उस कार में हिप्नोसिस करके जिन को नींद से उठाया था और जो आवाजें जिन को उस बंद कमरे से आती थी वो उस कमरे में काम करते हुए उनके लोगों के वजह से आती थी जो उस मर्डर को रिक्रिएट कर रहे थे। और उस रात जब वो दोनों फ्रेश एयर के लिए बाहर गए थे तब यो को उसके फादर का कॉल इसलिए आया था क्योंकि वो सब अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी थे और वो चाहते थे कि जिन उस कमरे में अकेले पहुंचे। पर उस रात यो को पुलिस वाले फ्रॉड केस में पकड़ लेते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि यो कभी किडनैप हुआ ही नहीं था। उसे उस दिन पुलिस पकड़ के ले गई थी और 19 दिन बाद उसे छोड़ा गया था। पर उसके बाद भी वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें अपने प्लान को किसी बारिश वाले रात में एग्जीक्यूट करना था। हम आगे देखते हैं यो जिन को एक वैन में लेके जा रहा था। जिन ये कह के गाड़ी से कूद जाता है कि उसने किसी का खून नहीं किया। उसी भागा दौड़ी में यो के वैन का एक्सीडेंट हो जाता है और कुछ दूर जाने पर जिन को भी एक गाड़ी उड़ा देती है। इस एक्सीडेंट के वजह से जिन की याददाश्त वापस आ जाती है और हम देखते हैं जिन अपने रियल पेरेंट्स और बड़े भाई के साथ 20 साल पहले एक कार से कहीं जा रहा था जहां जिन अपने माँ के कंधों पर सिर रख के सो रहा था। वो सब बहुत खुश थे पर उस दिन उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उसके दोनों पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और उसका भाई 6 महीनों से हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा हुआ था जिसके ऑपरेशन के लिए जिन ऑनलाइन जॉब अप्लाई कर रहा था। पर उस टाइम 1997 में फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते जॉब मिलना बहुत मुश्किल था। पर एक दिन जिन को एक अननोन पर्सन का मैसेज आता है कि वो उसे पैसे देगा अगर वो एक औरत को मार देता है। तो काफी सोचने के बाद जिन उसे हाँ कह देता है। वो आदमी उसे एड्रेस देता है और उसे बताता है कि उस घर में एक औरत और 2 बच्चे होंगे। उसे सिर्फ औरत को मारना है और बच्चों को हाथ भी नहीं लगाना है। जब जिन उस घर में पहुंचता है तब हम देख पाते हैं ये वही घर था जिस घर पे वो शिफ्ट हुए थे, इसीलिए जिनको वो घर जाना पहचाना लग रहा था। खैर वो उस फैमिली को देख के अपना मन बदल लेता है और वहाँ से जाने लगता है। पर वो औरत और उसकी बेटी उसे देख लेते हैं और चिल्लाने लगते हैं जिसके वजह से अनजाने में जिन से उन दोनों का मर्डर हो जाता है। पर जिन उस छोटे बच्चे को छोड़ देता है जिससे तब तक नहीं पता था कि उसके माँ और बहन का मर्डर उसने किया है। वहाँ से निकलते टाइम जिन रियलाइज करता है कि वो फैमिली जिन के भाई के डॉक्टर की है। वो डॉक्टर के पास जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि डॉक्टर ने अपनी बीवी को इसलिए मरवाया क्योंकि उसने उसके नाम पे कई सारी पॉलिसीज लेके रखी थी। वो देश में फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते बैंकरप्ट हो चुका था और अपने बच्चों को घर से बेघर होने से बचाने के लिए उसने अपनी बीवी को मरवाया। पर जिन ने गलती से उसकी बेटी को भी मार दिया था, इसीलिए डॉक्टर उसे कहता है अब तुम्हारा भाई भी जिंदा नहीं रहेगा। उनके हाथापाई में डॉक्टर उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। जिन उसे बचाने की कोशिश करता है पर उसे बचा नहीं पाता। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ जिन हॉस्पिटल में था और यो उसे एक इंजेक्शन इंजेक्ट करने वाला था। पर जिन उसे कहता है कि वो उस फैमिली के साथ जो भी हुआ उसके लिए सॉरी फील करता है। यो समझ जाता है कि जिन की याददाश्त वापस आ गई है। वो रुक जाता है और उसे कहता है तुमने उस बच्चे को क्यों छोड़ दिया था? उस रात तुम्हें उसे भी मार देना चाहिए था। और हमें यहाँ पता चलता है यो ही वो छोटा बच्चा था जिसे 20 साल पहले जिन ने जिंदा छोड़ दिया था। वो उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स और बहन के मरने के बाद उसके रिलेटिव्स ने सारे पैसे ले लिए और उसे अनाथों की तरह छोड़ दिया। यो जिन से पूछता है, उसे पता है कि ये सब उसने उसके फादर के कहने पे किया था क्योंकि उसे रिसेंटली पता चला था कि उसके फादर ने उसकी मदर के नाम पे कई सारी पॉलिसीज लेके रखी थी। बस वो चाहता था कि जिन इस बात को अपने मुंह से एक्सेप्ट करे। पर जिन सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है। यो उस पे भरोसा नहीं करता क्योंकि वो समझ चुका था कि ये सब उसके फादर ने ही करवाया था। वो जिन को अकेला छोड़ के चला जाता है। जिन खुद को उस फैमिली को खत्म करने के वजह से माफ नहीं कर पाता और वही इंजेक्शन अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और उसकी वही डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ यो भी उस
हॉस्पिटल से कूद के सुसाइड कर लेता है, क्योंकि अब उसके लाइफ में ना कोई उसका अपना बचा था और ना कोई मोटिव बचा था उसके लाइफ का, और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। आई होप आप सबको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, तो भूले बिना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।